नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे कोरोना के इस माहौल में। आइए देखते हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले 2 लेक्चर हुए हैं। एक तो मूल राशियों का लेक्चर हुआ है, दूसरा लेक्चर हुआ है वेक्टर का। इसके बाद बीच में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे न्यूटन के गतिविषयक नियम, या फिर भार द्रव्यमान वाला, या फिर तरंग के बहुत सारे त्वरण भार, बहुत सारे लेक्चर आते हैं। लेकिन उसके वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उसको देखिए। उसको अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, आप उसको देख के क्वेश्चन सॉल्व करिए। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, इस लेक्चर में शुरू कर रहे हैं प्रकाश। प्रकाश पहले पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश के बाद ध्वनि पढ़ेंगे, ध्वनि के बाद ऊष्मा पढ़ेंगे, ऊष्मा के बाद विद्युत या विद्युत धारा, जिसे करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसका टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन भी यहां से आते हैं और ये इनके लेक्चर जो है भी नहीं, तो पहले इनको पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के बाद जब हमारे पास समय और रहेगा तो हम पीछे जाके वो सारे लेक्चर्स फिर से अटेंड करेंगे जो पहले से चैनल पर पड़े हुए हैं। ठीक, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा प्रकाश में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में मदद करता है। इस लाइन से इस लाइन को आप परिभाषा भी समझ सकते हो या सिंपल पॉइंट भी आप समझ सकते हो। इस लाइन में 2 चीजें आपको पता चल रही हैं। क्या 2 चीजें पता चल रही हैं? सबसे पहली बात जो आपको पता चल रही है वो ये कि प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा का ही एक रूप है प्रकाश, प्रकाश और कुछ भी नहीं है। ठीक, दूसरी चीज ये हमें पता चल रही है कि प्रकाश के माध्यम से ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुओं को अगर देखना है तो प्रकाश की आवश्यकता है, बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। तो दोनों चीजों को मिलाकर ये बोला जा सकता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। इनके आधार पर प्रकाश को पहचाना भी जा सकता है, या यूं कहिए कि ये अगर प्रकाश वहां पर है तो ये क्वालिटी वहां पर जरूर देखने को आपको मिलेंगी। सबसे पहली क्वालिटी आपको जो दिख रही होगी वो ये कि प्रकाश हमेशा एक सरल या सीधी रेखा में चलता है। हमेशा और हमेशा प्रकाश केवल सरल और सीधी रेखा में ही चल सकता है। कभी टेढ़े मेढ़े रेखाओं में, टेढ़ी मेढ़े रास्ते पर प्रकाश नहीं चलता है। ये कंफर्म है, फिक्स है। जैसे कि प्रकाश सीधी और सरल रेखा में चलने का मतलब कुछ इस प्रकार है। ये सीधी सरल रेखा है, या इस तरीके से चल सकता है, या फिर इस तरीके से चल सकता है। कभी भी प्रकाश इस तरीके से या इस तरीके से नहीं चल सकता, सीधी और सरल रेखा में। ठीक, पहला पॉइंट आपने समझा। दूसरी बात क्या आती है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। हमेशा और हमेशा के लिए फिक्स है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होगी। बात समझ में आई? इसमें थोड़ा सा बात यह है कि कहीं कहीं कुछ किताबों में ये 3 को 2.9 या 2.8 दिखाया जाता है, या 3.1 भी दिखा दिया जाता है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चेंज बस 0.1 या 0.2 का ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 4 × 10⁸ आपको लिखा हुआ मिले, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तीसरी क्वालिटी, तीसरा गुण क्या है प्रकाश का? प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात निर्वात में भी चल सकता है। क्या है ये बात? देखो, प्रकाश जो है इसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जहां पर माध्यम है वहां पर भी प्रकाश चल सकता है। अगर माध्यम नहीं है तो भी प्रकाश चलेगा, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि प्रकाश, हमारे पास जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है वो सूर्य का प्रकाश आता है। तो सूर्य से जब चलता है तो बीच में कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, वहां पर भी प्रकाश चलता है। जैसे जैसे आगे आता है तब उसको पृथ्वी का वायुमंडल मिलता है। गैसों का बना हुआ वायुमंडल मिलता है। तो वायुमंडल एक माध्यम है, वहां पर भी चलता है। यानी कि माध्यम है तब भी प्रकाश चल सकता है, नहीं है तब भी चल सकता है। कोई जरूरी नहीं माध्यम हो तभी चले। इसके अलावा जैसे ध्वनि है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम को नहीं चल सकता। आगे मिलेगी ध्वनि, देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट क्या कहता है।
प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव होता है, सबको पता है। आप अगर धूप में खड़े होंगे तो आपको गर्माहट महसूस होती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश के अंदर ऊष्मा होती है, वो ऊष्मा आपके शरीर में ट्रांसफर होती है। प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव होता है, प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊष्मा के रूप में वो ऊर्जा ट्रांसफर होती है। बात समझ में आई? तो प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव होता है, यानी प्रकाश जहां पर भी रहता है वहां पर ऊष्मा उत्पन्न करता रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जैसी घटना पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्रकाश में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कि जिसके द्वारा हम प्रकाश को डिफाइन करते हैं। उसी में से कुछ गुण हैं प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये सारे घटनाएं प्रकाश के अंदर पाई जाती हैं। ये सब क्या हैं इसके बारे में भी परेशान मत होइए, इस चैप्टर में आगे चल के यही सब पढ़ेंगे। परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, विवर्तन पढ़ेंगे, व्यतिकरण पढ़ेंगे, मतलब सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में जानेंगे। अभी फिलहाल के लिए मानो ये कुछ घटनाएं हैं जो कि प्रकाश में पाई जाती हैं, इनके आधार पर पहचाना जाता है कि प्रकाश है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या बताता है। प्रकाश विद्युत तथा चुंबकीय वेक्टरों से बना होता है जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगली बड़ी खास पॉइंट ये है, बड़ा खास बिंदु ये है कि प्रकाश में दो वेक्टर होते हैं, एक होता है चुंबकीय वेक्टर, एक होता है वैद्युत वेक्टर। प्रकाश में दो वेक्टर होते हैं और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक जिधर चलता है दूसरा उसके लंबवत चलता है। ये थोड़ी आगे के पाठ्यक्रमों की बात है, थोड़ा हायर लेवल की बात है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश में दो तरह के वेक्टर होते हैं। प्रकाश दो तरह के वेक्टरों से बना होता है, एक वैद्युत वेक्टर, दूसरा चुंबकीय वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे लास्ट पॉइंट प्रकाश के गुण में, प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है। इधर आ जाता हूं अगर नहीं दिख रहा हो आपको। प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है। क्या दोहरी प्रकृति वो कौन सी होती है? एक तो तरंग, दूसरा कण। ठीक, देखो पहले के वैज्ञानिक ये मानते थे कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक यही मानते थे। लेकिन आगे चल के प्रयोगों द्वारा ये पता चला कि प्रकाश में कण जैसा भी गुण पाया जाता है। तो वहां से ये बताया गया, ये सर्वमान्य हो गया कि प्रकाश के अंदर तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। इससे पता चलता है या इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है। बात समझ में आई? अभी इसके बारे में आगे और जानेंगे। तो ये थी प्रकाश के कुछ गुण जो कि आपको याद रखने हैं, जानने हैं। ठीक, वीडियो आप पॉज करिए, इसको लिखिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है, यानी प्रकाश में दो तरह के गुण पाए जाते हैं, एक तो तरंग, दूसरा कण जैसा। ठीक, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश दो तरह से व्यवहार करता है। जब वो चलता है तो दो तरह से व्यवहार करता है, एक तो वो तरंग जैसा व्यवहार करता है, दूसरा कण जैसा व्यवहार वो करता है। ठीक, तो एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं कि जब वो तरंग जैसा व्यवहार करता है तो फिर क्या निष्कर्ष निकलता है, जब कण जैसा व्यवहार करता है तो क्या निष्कर्ष हमें निकल के आता है। तो एक एक करके देखते हैं, जरा सुनिए। पहला हम डिस्कस करते हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति। प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है उसके बारे में डिस्कस करें तो पहला पॉइंट हमें मिलता है, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, अब तरंग का लेक्चर चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके उसको देख लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा कि प्रकाश तरंग को दो तरीके से बांटा जा सकता है। क्या इसे? एक तो माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर कैसे बांटते हैं? जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको यांत्रिक तरंगे कहते हैं। जिन तरंगों को मैंने बोला चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। और जिनको चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है।
यानी इसको चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं, माध्यम है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी, प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। अब ये क्या है? मैंने आपको बताया कि प्रकाश तरंग को डिवाइड करने के लिए या बांटने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो माध्यम के आधार पर, अभी आपने पहला पॉइंट देख लिया कि माध्यम के आधार पर कैसे हम तरंग को विभाजित कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है चलने के आधार पर। जब कोई तरंग जिस दिशा में चल रही हो, माध्यम के कण उसके लंबवत गति करें तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगर तरंग ऐसे चल रही, माध्यम के कण उसके लंबवत गति कर रहे हैं तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, यानी प्रकाश जब जिस दिशा में चलता है, माध्यम के कण उसके लंबवत चलते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज ये होती है, या दूसरी प्रकार की तरंग ये होती है, जिस दिशा में तरंग चल रही है उसी दिशा में माध्यम के कण भी मूव कर रहे हैं या गति कर रहे हैं, तो वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तरंग के लेक्चर में ये सारी चीजें मिलेंगी। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है, दूसरी चीज प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है उसके आधार पर हम निम्न घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि प्रकाश में, इससे पहले जब प्रकाश के गुण पढ़ा रहे थे तब आपको मैंने बताया था कि प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी घटनाएं, उसमें परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण से लेके प्रकाश वैद्युत प्रभाव तक मैंने बहुत सारी घटनाएं लिखी हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी घटना को प्रकाश के किस गुण के आधार पर समझा जा सकता है या व्याख्या की जा सकती है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। कुछ गुण, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो तरंग प्रकृति से व्याख्या होती है जिनकी, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनकी कण प्रकृति से व्याख्या होती है। हम यहाँ तरंग प्रकृति की बात कर रहे हैं। तरंग प्रकृति के आधार पर किन घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है? परावर्तन की, अपवर्तन की, विवर्तन की, व्यतिकरण की, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का बिखराव। इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या इसके आधार पर की जा सकती है। अब कण के आधार पर किसकी करती है वो अभी आगे देखेंगे। बात समझ में आई? इतनी चीजें और आप नोट करिए, वीडियो पॉज करके फिर और आगे देखते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। ये जो प्रकाश की बात हो रही है, प्रकाश में हम लोग तरंग प्रकृति की बात कर रहे हैं। ठीक। अब तरंग में 3 गुण होते हैं। लेक्चर में आप जाओगे पीछे तो पता चलेगा। तरंग में 3 गुण होते हैं। एक तो तरंग में तरंग दैर्घ्य होती है, दूसरी होती है तरंग में आवृत्ति होती है, न्यू से जिसे दिखाते हैं, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दिखाते हैं। एक होती है तरंग की ऊर्जा। अच्छा, तो तरंग को तरंग दैर्घ्य के आधार पर बांटा जा सकता है। ठीक। ऐसे ही जो हमें प्रकाश मिल रहा है उसकी भी तरंग दैर्घ्य देखी गई। जो सूर्य से प्रकाश हमारे पास आ रहा है, हमारे पास मतलब पृथ्वी पर आ रहा है, उसकी तरंग दैर्घ्य देखी जाती है। जब तरंग दैर्घ्य देखी गई तो पता चला कि उसमें बहुत सारे तरह के प्रकाश हैं। जो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आ रहा है उसमें बहुत तरह के प्रकाश हैं। ठीक। तो तरंग दैर्घ्य कितनी छोटी कितनी बड़ी है उसके आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। ठीक। जैसे कि पहले हमें क्या लगता था, जो प्रकाश हमें दिख रहा है वही प्रकाश सूर्य से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारा ऐसा प्रकाश है जो हम नहीं देख पाते लेकिन वो सूर्य से आ रहा है, तो वही देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी में आता है गामा किरण। ठीक। कुछ इस तरीके से है। गामा से भी पहले कुछ प्रकाश आता है, जरूरी नहीं हमारे लिए, कॉस्मिक वगैरह करके है, गामा आता है। गामा के बाद एक्स किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। दृश्य प्रकाश है, अवरक्त प्रकाश है, माइक्रो तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं। तो कुछ ये कॉमन है जो आपको जानना चाहिए। अब इनको कैसे बांटा गया? तरंग दैर्घ्य के आधार पर। पहले सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश का ग्रुप, फिर उससे बड़ा तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश का ग्रुप, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में इनको रखा गया है। कितनी तरंग दैर्घ्य होती है गामा की? 0.00001 नैनोमीटर। NM मतलब नैनोमीटर। आपको
पहले लेक्चर में ही पता चल गया था कि 1 मीटर बराबर 10 की पावर 9 नैनोमीटर, या इसको उल्टा करके देखें तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर ये होता है। आपको पता होगा, याद रखने वाली बात, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है। अच्छा, तो ये जो यह नियम लिखा है, नैनोमीटर की बात हो रही है। तो गामा किरण की जो तरंगदैर्घ्य है वो इतनी है, एक्स की कितनी है 0.006 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। इस तरह से सबकी तरंगदैर्घ्य लिखी गई है आपके पास। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है दृश्य प्रकाश। यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो कहां से कहां तक होती है। अच्छा, यहाँ पर दो संख्याएं लिखी हुई है, एक तो नैनोमीटर में लिखा हुआ है, एक एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है। आपको दोनों में याद रखना है, कभी कभी नैनोमीटर में ऑप्शन मिलेगा तो कभी कभी एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। नैनोमीटर में कितना होता है 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होता है। एंगस्ट्रॉम में 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कुछ किताबें इसको 380 से डायरेक्ट 400 लिख देती हैं, या 370 लिखेंगी या 385 लिखेंगी, तो 10-5 का अंतर होता रहता है, तो उसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं। 380 के आसपास ही ऑप्शन आपको मिलेगा। अब ऐसा नहीं 380 की जगह 500 आपको मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। 10, 20, 30 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसको जरूर याद रखिएगा, कोशिश करिए पूरी याद रहे। नहीं याद कर पा रहे हैं तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपको जरूर याद होनी चाहिए, कहां से कहां तक होती है। इसके बाद अवरक्त प्रकाश है 780 नैनोमीटर से 0.1 सेंटीमीटर तक, CM मतलब सेंटीमीटर तक है। इसके बाद आते हैं माइक्रो तरंगे 0.1 सेंटीमीटर से 0.3 मीटर में होती है। फिर आती है रेडियो तरंगे 0.3 मीटर से कुछ किलोमीटर में इनकी तरंगदैर्घ्य होती है। तो यानी नीचे जैसे जैसे आप जा रहे हो देख रहे हो तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है। इसके बगल में एक खाना और बना हुआ है, एक चार्ट और बना हुआ है, एक ग्रुप और बना हुआ है जिसमें किरणों के खोजकर्ता के नाम है। ठीक, ये कौन है, ये खोजकर्ता है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। गामा के हेनरी और क्यूरी, एक्स के रोंटगेन, ये बहुत पूछा जाता है। एक्स किरणों की खोजकर्ता कौन है, रोंटगेन। पैरावैगनी के रीटर, दृश्य प्रकाश के न्यूटन, और इस तरीके से। ठीक, सबके नाम याद रख लीजिए। एक चीज यहाँ पर और जाननी चाहिए आपको, क्या कि हम लोग इसको कैसे रखे हैं, यानी कि जब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो तरंग दैर्घ्य जो है लैम्डा वो बढ़ रही है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के क्रम में हमने इनको व्यवस्थित किया है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। दो और गुणों की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। एक तो न्यू को कहते हैं आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति होती है। दूसरी एक चीज और है ई, यानी एनर्जी की भी चर्चा कर लेते हैं। तरंग में ये बताया जाता है कि तरंग दैर्घ्य के जस्ट उल्टे होती है आवृत्ति, यानी तरंग दैर्घ्य बढ़ती है तो आवृत्ति घटती है। इसका मतलब नीचे ऊपर से नीचे जाने पर अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो न्यू घट जाएगा। सेम टू सेम एनर्जी भी चलती है। तो अगर इसके आधार पर आपसे पूछ लिया जाए कि गामा की ऊर्जा ज्यादा है कि एक्स की ऊर्जा ज्यादा है, तो आप देख रहे हैं नीचे जाने पर ऊर्जा घट रही है। इसका मतलब गामा की ऊर्जा ज्यादा है, एक्स की ऊर्जा कम होगी। लैम्डा पूछ लिया जाए, गामा की लैम्डा ज्यादा है, यानी गामा की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है या एक्स की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, तो आप इसके आधार पर बता सकते हो। नीचे जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है, इसलिए एक्स की तरंगदैर्घ्य बड़ी होगी। किसके कंपैरिजन में, गामा के कंपैरिजन में। बात समझ में आई। इसको कहते हैं, ये जो पूरा चार्ट बनता है इसको कहते हैं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, यानी सूर्य के प्रकाश से जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे आ रही हैं उनका स्पेक्ट्रम मतलब पूरा चार्ट, कौन किसकी कितनी तरंगदैर्घ्य है और वगैरह वगैरह। ठीक, इसको आप नोट करिए, फिर और आगे पढ़ते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। प्रकाश की अब कण प्रकृति की चर्चा करते हैं। प्रकाश की जो मैंने बताया था ना कि प्रकाश में दो दोहरा नेचर होता है, दोहरी प्रकृति होती है। एक तो वो जब चलता है तो तरंगों जैसा व्यवहार करता है, दूसरा कि वो कण जैसा भी व्यवहार करता है। तरंगों जैसे जब वो व्यवहार करता है तो जो भी चीजें होती हैं वो हमने अभी देख ली है। जब वो कण जैसा व्यवहार करता है तब उसमें क्या देखने को मिलता है, जरा देखो। सबसे पहली बात, प्रकाश में जो ऊर्जा होती है, प्रकाश में ऊर्जा छोटे छोटे कणों में पाई जाती है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। यानी कि प्रकाश में जो ऊर्जा है वो ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप से वितरित है, वो छोटे छोटे पैकेटों में
छोटे छोटे पैकेटों में पाई जाती है। यहां पैकेटों में पाई जाती है जिन्हें फोटान कहते हैं। इन छोटे छोटे पैकेटों को फोटान कहा जाता है। फोटान प्रकाश के छोटे छोटे कण होते हैं। इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ये जो फोटान है वो प्रकाश के छोटे छोटे कणों का नाम होता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश का स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है। फोटान का स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है, यानी ये जो छोटे छोटे कण हैं फोटान, इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, इनका स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है। फोटान विद्युत उदासीन होते हैं। फोटान जो होते हैं जिनकी चर्चा की जा रही है विद्युत उदासीन होते हैं। इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, ना धनात्मक आवेश ना ऋणात्मक आवेश, ये विद्युत उदासीन होते हैं। अगला पॉइंट, फोटान पर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का होता है। जी, ये जो फोटान है, जो प्रकाश के छोटे छोटे कण हैं, ये अगर किसी वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो उसका इन पर कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अगर है कहीं रास्ते मिल रहा है तो उसका प्रभाव पड़ता है। वही चीज बताई गई है। अगला पॉइंट क्या है? कण प्रकृति के आधार पर, ये जो प्रकाश की कण प्रकृति है उसके आधार पर निम्न गुणों की व्याख्या की जा सकती है। मैंने आपको बताया था प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं हैं, प्रकाश में बहुत सारे गुण हैं, जैसे परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो उसमें कुछ जो घटनाएं हैं वो तरंग प्रकृति के आधार पर व्याख्या की जा सकती है उनकी, कुछ की व्याख्या कण प्रकृति के आधार पर की जाती है। तो तरंग के आधार पर किनकी व्याख्या की जाती है वो आपने पीछे देख लिया होगा, ठीक, लिख लिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि कण प्रकृति के आधार पर किसकी व्याख्या की जाती है। सबसे पहला इफेक्ट है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, ये जो घटना है इसकी व्याख्या हम प्रकाश के कण प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर आइंस्टीन ने काम किया था, इसको एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा योगदान उनका था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है आगे जानोगे आप। किसी भी धातु का कोई परत है उसके ऊपर प्रकाश डाला जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यही है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और भी डिटेल में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। अच्छा, अगला होता है रमन प्रभाव और क्राम्पटन प्रभाव। इन प्रभावों को भी कण प्रकृति के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है या इनकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक, ये कण प्रकृति के कुछ पॉइंट हैं, इसको भी आप वीडियो पॉज करके लिखिए, फिर और आगे देखते हैं। चलिए कुछ चीजें और देख लेते हैं। अब कुछ रैंडम चीजें देखते हैं। प्रकाश के स्रोत क्या हैं? सिंपली आप जान सकते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, बल्ब है, कोयला है, लकड़ी है, ये सब प्रकाश के स्रोत हो सकते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं। एक तो प्रदीप्त वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश होता है, यानी कि ऐसी वस्तुएं, ऐसे प्रकाश के स्रोत जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सूर्य, जलता हुआ कोयला, जलता हुआ बल्ब, कोई भी जलती हुई चीज है तो उसमें खुद का प्रकाश होगा। अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं? जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है, दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे सिंपल सा सीधा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है आपके सामने, चंद्रमा। चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता कभी भी, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, अप्रदीप्त वस्तु है। पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनके एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश जा सकता है। ठीक, ऐसी वस्तुएं जिनके एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश जा सकता है, जैसे कि वायु है। वायु हमारे वायुमंडल में फैली हुई है लेकिन प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा, कांच, एकदम पारदर्शी कांच है ना, आईना नहीं जिसमें चेहरा देखते हैं, कांच जो एकदम पारदर्शी होता है, एक तरफ खड़े रहो तो दूसरी तरफ भी दिखता रहता है, तो अच्छा कांच। स्वच्छ जल, बाल्टी में भरा हुआ एकदम साफ पानी, स्वच्छ जल रहता है, तो वो भी पारदर्शी का काम करता है, क्योंकि उसमें जब आप देखोगे तो एक पार से दूसरी पार तक दिखाई देता है। अपारदर्शी वस्तुएं कौन है? जिनमें प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकता, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ आप नहीं देख सकते, जैसे कि दीवार है ना, लकड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं, जिनके एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देखा जा सकता या इनके एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश नहीं जा सकता। ठीक, तो ये अपारदर्शी वस्तुएं हैं। पारभासी वस्तुएं क्लास में और आती हैं। इनमें पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों के बीच का गुण होता है, मतलब कुछ गुण पारदर्शी जैसे होते हैं, कुछ अपारदर्शी जैसे होते हैं। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए, दूधिया जल। एक जल है, स्वच्छ जल है, पूरा पारदर्शी होता है। थोड़ा सा दूधिया है तो कुछ दिखता भी है उसमें, थोड़ा
थोड़ा नहीं दिखता, मतलब कुछ हद तक दिखता है, कुछ हद तक नहीं दिखता। कुछ हद तक वो पारदर्शी जैसा बिहेव करता है, कुछ हद तक वो अपारदर्शी जैसा। तेल लगा कागज, कोई पतला सा कागज उसमें ऑयल लगा दीजिए तो वो भी हल्का हल्का पारदर्शी होने लगता है, कुछ हद तक उसके उस पार दिखता है, पूरा नहीं दिखता है। तो पारभासी बीच का ऐसे घिसा हुआ कांच भी है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको जाननी थी, सिंपल से टॉपिक्स थे। अच्छा, अब हम लोग ये प्रकाश का बेसिक पॉइंट हो गए। प्रकाश का जो लेक्चर हम लोगों ने शुरू किए हैं, पहला लेक्चर था ये, यहीं पे कंप्लीट होगा। इसमें बेसिक चीजें हम लोगों ने सीखी है। अब हम लोग प्रकाश की जो घटनाएं हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, ये सब चीजें एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे। बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, वीडियो पॉज कर करके अपना नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि बार बार वीडियो ना देखना पड़े। वीडियो एक बार देखिए, एक बार नोट्स बना लीजिए, फिर नोट्स पढ़ते रहिए। जहां कहीं समस्या हो तो उसके लिए वीडियो फिर से देखिएगा, ठीक। बाकी और भी वीडियो पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ते रहिए, परेशान ना होइए, सब कुछ सही होगा। कोरोना के समय में अपना खास ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखिए, उनको ज्यादा दिक्कत है, घर से बाहर ना निकलिए, निकलिए पूरी सावधानी के साथ निकलिए। बस, धन्यवाद।